नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद फातेह टीपू। पीएम अवार्ड्स पर आधारित खास सीरीज अभिनव पहल 1 और 2 की शानदार सफलता के बाद संसद टीवी एक बार फिर हाजिर है अभिनव पहल 3.0 के साथ। अभिनव पहल 3.0 की इस पूरी सीरीज में हम आपको दिखाएंगे प्रधानमंत्री पुरस्कार 2024 के तहत कैसे अलग अलग राज्यों और विभागों को पीएम अवार्ड से नवाजा गया। शुरुआत करते हैं सीरीज के पहले एपिसोड उत्तराखंड गवर्नमेंट एसेट मैनेजमेंट सिस्टम यानी यूके गेम्स से। यूके गेम्स को पीएम अवार्ड्स 2024 से नवाजा गया है। ये पुरस्कार भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की ओर से प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय स्तर का यह पुरस्कार इनोवेशन के क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य को पहली बार मिला है। यूके गेम्स दरअसल उत्तराखंड सरकार की एक ऐसी पहल है जिसका मकसद एआई के माध्यम से सरकारी ज़मीनों की कुशलतापूर्वक निगरानी करना है। इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। नितिका खंडेलवाल जी, आप निदेशक हैं यूसैक यानी उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की। हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह, आप वैज्ञानिक हैं यूसैक से। हमारे तीसरे मेहमान शशांक लिंगवाल जी हैं, आप ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, आप भी वैज्ञानिक हैं यूसैक से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत स्टूडियो में। चर्चा की शुरुआत के पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड ने नवाचार के क्षेत्र में रचा एक नया अध्याय, एक पुरानी समस्या जिसे तकनीक से सुलझाने की ठानी गई। पहले सरकारी जमीनों और संपत्तियों का ना तो कोई सटीक रिकॉर्ड था और ना ही थी लोकेशन की साफ जानकारी, जो बनता था अतिक्रमण का कारण, और जब तक पता चलता देर हो चुकी होती थी। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए 2023 में यूसैक ने यूके गेम्स योजना शुरू की। सभी विभागों की जमीन और संपत्तियां डिजिटल नक्शों पर दर्ज हैं। ये जो हमारे लैंड रिकॉर्ड्स थे वो डिजिटाइज नहीं थे, सब मैनुअल थे और कुछ गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज में एनक्रोचमेंट का भी इशू था। तो हमें यूसैक ने एक गेम एप्लीकेशन प्रोवाइड की है जिसके द्वारा एआई एंड सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू वो सब डाटा हमारा डिजिटाइज हो गया। 66,000 से ज्यादा संपत्तियों की मैपिंग हो चुकी है। फिर एक मोबाइल और वेब ऐप बनाया गया जिसमें हर संपत्ति की सीमा पॉलीगॉन के रूप में दिखती है। अब तक 52,000 पॉलीगॉन तैयार हो चुकी हैं। इसके अलावा यूसैक ने हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरों से बेस मैप तैयार किया। फिर एआई मॉडल से बदलावों की पहचान की गई। जहां भी अतिक्रमण या बदलाव दिखा, वहां संबंधित विभागों को तुरंत अलर्ट भेजा गया। अब तक 188 अलर्ट भेजे जा चुके हैं ताकि समय रहते कार्रवाई हो सके। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी यह है कि जब डिपार्टमेंट को अलर्ट मिलता है तो उनकी टीम फील्ड में जाकर उस जगह को जांचती है कि सच में कोई बदलाव हुआ या नहीं। ग्राउंड पे जाने से पहले हमारे पास एक अलर्ट आ जाता है तो उसको हम लोग फिर ग्राउंड पे जाकर के वेरीफाई करते हैं। यूके गेम ऐप के द्वारा हम लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ को आसानी से मैप कर पा रहे हैं। ग्राउंड पे जाकर के हम लोग उसकी मैपिंग कर पा रहे हैं और अतिक्रमण से अपनी प्रॉपर्टीज़ को बचा पा रहे हैं। यूके गेम्स सिस्टम खासतौर पर बदलाव पकड़ने के लिए बना है, यानी अब कोई भी बदलाव छिप नहीं सकता, सब कुछ रिकॉर्ड में है। ये बताता है कि सरकारी जमीन पर क्या क्या बदलाव हुए, कब हुए और उस वक्त कौन अधिकारी जिम्मेदार था। यूसैक और यूके गेम्स से हमें ये तो एक ब्रह्मास्त्र मिल गया, क्योंकि हम जैसे एक कॉल पे एक दिन में हम 1 या 2 कंप्लेन कर पाते थे, क्योंकि उसकी लोकेशन फाइंड करना, वहाँ जाना, पूछना लोगों से। अब हमें सीधा लोकेशन मिल जाती है, हम एक दिन में 20-20, 25-25 कॉलें निपटा सकते हैं। अब तक इस सिस्टम के जरिए 52,000 एसेट्स की बाउंड्रीज यानी पॉलीगॉन्स तैयार किए जा चुके हैं। करीब 14,000 करोड़ रुपए की सरकारी एसेट्स को जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी के जरिए मॉनिटर और ट्रैक किया जा रहा है। अब तक सिस्टम ने 53 करोड़ रुपए के चेंजेस डिटेक्ट किए हैं, जिससे कई जगह अतिक्रमण रोका जा सका है। यूके गेम्स एप्लीकेशन की मदद से हमारा डिपार्टमेंट डिजिटली स्ट्रांग हो गया है। जब सरकारी एसेट्स सुरक्षित रहते हैं तो सरकार बेहतर प्रोजेक्ट्स शुरू कर पाती है और इनका सही उपयोग होने से पब्लिक को ज्यादा फायदा मिलता है। इससे पब्लिक वेलफेयर को भी बढ़ावा मिलता है, क्योंकि हर सुरक्षित एसेट आने वाले कल के बड़े विकास की शुरुआत होती है। तो आपने देखा कि यूके गेम्स किस तरह से दरअसल
पूरे उत्तराखंड में गेम चेंजर साबित हो रहा है। मैम, सबसे पहले शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। सबसे पहले तो बधाई आपको कि ये प्रतिष्ठित पुरस्कार आपके राज्य को मिला है। दरअसल हम अगर सनसेट टीवी के दर्शकों को बताना चाहें कि ये जो अवार्ड आपको दिया गया कि राज्य को जो ये मिला है, तो सरकार की सोच क्या थी कि किस तरह से इस परियोजना को लागू किया जाए? मंशा की अगर मैं बात करूं तो आप क्या कहना चाहेंगी? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सरकारी परिसंपत्तियों का जो कस्टोडियन होता है वो सरकार होती है, और सरकार बहुत बार हमेशा सोचती है कि जो हमें नए प्रोजेक्ट्स भी लाने हैं, हम किस ज़मीन पे लाएं, कहाँ लाएं, कैसे प्लानिंग करें, तो उसके लिए जो परिसंपत्तियाँ होती हैं वो एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होती है उसमें। तो सरकार की मंशा बहुत क्लियर थी कि हम देखते हैं कि इतने हज़ारों करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अतिक्रमण में चली जाती हैं, और जब वो अतिक्रमण हो जाता है, जब कभी कोई शिकायत करता है, फिर उस पर जाँच बैठती है, वो जिस टाइम पे जिस हुआ वो टाइम निकल गया, वो अतिक्रमण भी कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसको हटाने के लिए भी पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, जिसमें भी बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है, और सरकार के प्रोजेक्ट जो है, नीतियाँ जो है वो डिले हो जाती हैं। तो सरकार की मंशा इसमें क्लियरली ये थी कि हम अपनी सरकारी प्रॉपर्टी को सेव करें अतिक्रमण से, कैसे उसका बेहतर सदुपयोग करें अपने ही स्कीम्स के लिए, ताकि हम लोग वेलफेयर सिटीजन्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पहुंचा पाएँ और सिटीजन सर्विस डिलीवरी को हम लोग एफिशिएंट कर पाएँ। तो कितना अगर मैं पारदर्शिता की बात करूं तो कितना पारदर्शी मानती हैं आप इस मैकेनिज्म को? जैसे कि आप मेरे ख्याल से हम सभी जानते हैं कि अब टेक्नोलॉजी जो है वो सबसे बड़ा हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट और यंत्र जिसे हम बोलेंगे कि जो ट्रांसफरेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा दे सकता है। आज की डेट में चाहे हमारे फाइलिंग सिस्टम हो, जिसको हम लोग ई ऑफिस पे ला चुके हैं, वो यही है कि पहले फाइलें गायब हो जाती थी, अब डिजिटल है सब कुछ, कोई कुछ नहीं गायब कर सकता। उसी प्रकार से टेक्नोलॉजी और ख़ास तौर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ का अब बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा हो रहा है। तो सरकार को क्लियरली पता था कि इसका जो प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो टेक्नोलॉजी ही दे सकती है। तो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में हम लोगों ने ये आर्टिफिशियल प्रणाली को यूज़ किया कि हम लोग एक मॉडल को ट्रेन करें जो ये देखे कि अगर कोई भी लैंड में चेंजेस होते हैं वो ऑटोमेटिकली वो मॉडल उसको डिटेक्ट करे, वो बताए कि आपके सरकार की संपत्ति पे कौन सा कितना ओपन एरिया है, कितना बिल्टअप एरिया है, उसमें किस प्रकार से क्या चेंज हो रहा है, और वो टेक्नोलॉजी अपने आप एक अलर्ट जनरेट करे, क्योंकि मैनुअल ये प्रोसेस करना बहुत ही ज़्यादा कम्परसम होता है। हम देखें तो सरकार की प्रॉपर्टियाँ भी पहले एक रजिस्टर में होती थी, फिर कभी शिकायत आती थी तो पहले तो ढूंढो देखो क्या है। अब जब सब कुछ डिजिटल है तो इट इज़ जस्ट ऑल वन क्लिक अवे, हर डिपार्टमेंट एक क्लिक में अपनी सारी प्रॉपर्टी देख सकता है और उसका क्या स्टेटस है वो भी देख सकता है। तो मुझे लगता है टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा इसमें योगदान करेगी। तो मैम, यूके गेम्स के पहले अगर मैं बात करूं तो इसकी ज़मीनों के मैनेजमेंट और निगरानी के कॉन्टेक्स्ट में किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको? सबसे बड़ा तो चुनौती यही होती है कि क्योंकि हमारा उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है, तो अगर देखा जाए तो हमारे बहुत सारे असेट्स पहाड़ पे होते हैं, और उनको मैप करना, उस असेट पे जाना, उसकी एक बाउंड्री को निकाल के देना कि हाँ मेरे पास ये संपत्ति है और वो इतने वर्ग मीटर की है, एक चैलेंज होता है हर इंसान के लिए जाना फिजिकली। तो यूके गेम्स में हमने सबसे पहले यही देखा कि सबसे पहले जो हमारे पास चुनौती थी वो ये थी कि हम इतनी इजी एक वेब एप्लीकेशन या मोबाइल ऐप बनाएं जिसमें किसी भी विभाग के कर्मचारी के लिए बहुत इजी हो कि वो जाए और कभी भी जाके मौके पे जाके वो एक बाउंड्री पे ट्रैवर्स करे, उसको कोई चेन मेथड और जो पुराने सर्वे मेथड होते हैं वो ना करने की जरूरत हो, एक सिंपल बाउंड्री क्रिएट करनी है वो हो जाए। या घर बैठे भी डेस्कटॉप पे हमने उसको एक हाई रेजोल्यूशन इमेज दी कि आप अपनी प्रॉपर्टी को देखिए, उस पर निकालिए और मैप करिए। तो जो मेजर चुनौती जो थी वो यही थी कि हम किस तरीके से इस पूरी प्रणाली को बहुत आसान करें। तो वो हमने एक जो इजी टू यूज़ मोबाइल एप्लीकेशन, और उसमें भी जो कर्मचारी नीचे जाएगा पहले वो मार्क करेगा, उसके ऊपर वाला जो अधिकारी है वो उसको पहले अप्रूव करेगा, फिर वो आके रिफ्लेक्ट होगा। तो ये मेकर चेकर अप्रूवल वाला कॉन्सेप्ट भी हमने रखा। तो इससे क्या होता है कि एक तो डिपार्टमेंट को भी 3 लेयर उसमें वर्किंग करनी पड़ती है। मोबाइल ऐप ईजी है तो घर बैठे बैठे अपने मोबाइल ऐप में हर कोई लॉगिन कर सकता है और ये कर सकता है। तो ये जो बड़ी चुनौती थी कि किस तरीके से फील्ड पे लोग जाएंगे, उसको हमने थोड़ा सरल बनाने की टेक्नोलॉजी के माध्यम से कोशिश करी। मैम ने जैसा जिक्र कर रही हैं गजेंद्र जी की यहाँ पे AI, ML और सैटेलाइट से जो तस्वीरों का जिक्र मैडम ने किया और तस्वीरें जो आप हासिल कर रहे हैं, तो सरल भाषा में अगर मैं जानना चाहूँ तो इसका किस तरह से इस्तेमाल आप लोग करते हैं? जैसे कि हम सभी को ज्ञात है कि विभिन्न विभागों की बहुत सारी संपत्तियां होती हैं। जैसे हमने कहा स्कूल से अलग अलग होते हैं, हेल्थ सिस्टम है, अपना ना बस अड्डे हैं, या वन विभाग की ज़मीन, एग्रीकल्चर है। लेकिन पहले क्या होता था, ये सभी कागजी दस्तावेज में थे। अब हम लोग इसको सरल में एक कंप्यूटरीकृत कर रहे हैं एक ऐप के माध्यम से। जैसे हम आजकल सरल भाषा में समझे कि मोबाइल में अपने नेम और फोटोग्राफ सेव करते हैं, ये इस तरह का टेक्नोलॉजी है। पहले स्तर पे तो हम लोग मैपिंग कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे हमारी परिसंपत्तियाँ हैं। दूसरा आता है सैटेलाइट डेटा। अब हम सभी को ज्ञात है कि हम सैटेलाइट परिप्रेक्ष्य में
भारत जो है अग्रणी देशों में है, और विभिन्न सैटेलाइट्स हमारी पृथ्वी की चारों ओर घूमते हैं और समय समय पर ये अलग अलग रेजोल्यूशन के डेटा सेट प्राप्त होते हैं हमको सैटेलाइट से। और इस परियोजना के अंदर जो बेस्ट अवेलेबल है अभी 50 सेंटीमीटर का डेटा यूज किया जा रहा है, और इस स्तर के अगर हम डेटा सेट लेते हैं और अलग अलग समय अंतराल पर लेते हैं तो हम उसमें बदलाव की संभावना को एकदम क्लियरली बता पाते हैं। और जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब हम बात करते हैं, जहाँ पे हम लोग कहते हैं कि हम क्या करते हैं, इस परियोजना के अंदर हम लोग डीप लर्निंग मॉडल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों का प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें क्या होता है कि फॉर उदाहरण के तौर पर अगर कोई बिल्डिंग है उसका एक क्लियर कट फुटप्रिंट हमें प्राप्त होता है, और एक बार जब हम बेस लेयर तैयार कर लेते हैं और बिल्डिंग का फुटप्रिंट तैयार कर लेते हैं, फिर विभिन्न समय अंतराल पर अगर हम इमेज को लेते हैं तो जो भी बदलाव उसमें होगा ऑटोमेटिकली ये एआई सिस्टम हमको वो भू बदलाव भी बताएगा और संबंधित विभागों को अलर्ट जारी करेगा, जिससे कि हमारी इस पूरे मैकेनिज्म को एक सरल तरीके से विभाग भी समझ पा रहे हैं और जो हमारी वैज्ञानिक सोच है उसको भी ग्राउंड लेवल पे लाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे साथ यूसैक के वैज्ञानिक शशांक लिंगवाल साहब भी जुड़े हुए हैं। शशांक जी, जिस तरीके से चर्चा यहाँ पर हो रही है कि मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल लगातार आपके इस प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है, तो मैं अगर आपसे जानना चाहूँ कि मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल कैसे इस प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है तो उसके बारे में बताइए और क्या विशेषताएँ हैं इसकी। जी, मुख्यतः इस परियोजना में 3 कंपोनेंट हम लोगों ने यूज़ किए थे। तो उसमें सबसे पहले एक मोबाइल एप्लीकेशन है, एक हम डैशबोर्ड हमने इस पर डेवलप किया है और एक मैप एप्लीकेशन है। सो जो ग्राउंड लेवल जो एक्चुअल वर्कर है, जो ग्राउंड लेवल पे फील्ड स्टाफ है, उनके फंक्शनैलिटी के लिए, अलर्ट्स के वेरिफिकेशंस के लिए ये मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ बहुत ज़्यादा है। सो ये एक मेजर टूल है इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए। सो मोबाइल एप्लीकेशन की विशेषता ये है कि ये हम लोगों ने इंक्रीमेंटल मॉडल पे बनाया है, जिसे वाटरफॉल मॉडल कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हम इनिशियली, क्योंकि हमें बहुत जल्दी करना था, तो हमने पहले एक मोबाइल ऐप का एक वर्जन लॉन्च किया। देन वी टुक फीडबैक्स फ्रॉम द जो आपके ग्राउंड रूट वर्कर्स है, जो एक्चुअली जो इम्प्लीमेंटर्स है, उनसे फीडबैक लिया एंड देन कंटिन्यूसली उनके बेस्ड ऑन देयर फीडबैक हम लोग इसको डेवलप करते गए। इसकी जैसा मैडम ने भी बताया कि मुख्यतः हम लोगों के दिमाग में ये बात थी कि जो इसको यूज करने वाले हैं वो बहुत टेक्स हैवी लोग नहीं होते हैं। सो हमें इसको बहुत सिंपल रखना था, ये इसमें हमने फोकस किया है, यूजर फ्रेंडली हो। हम लोगों ने इसे बाइलिंगुअल बनाया है। प्लस इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट जो हमने ऑप्शन दिया, क्योंकि हमारा हिली टेरेन है, कई सारी लैंड्स ऐसी जगह पे है जो आपके रिमोट एरियाज में है जहाँ की नेटवर्क कनेक्शंस अवेलेबल नहीं होता है। सो ये मोबाइल ऐप की विशेषता ये रही है कि ये ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम, दोनों माध्यम में ये काम कर सकता है। इसकी एक क्योंकि इसकी शुरुआत में जो भी लाइन डिपार्टमेंट का जो स्टेक होल्डर है हमारा, जो लाइन डिपार्टमेंट का ऑफिसर है, उसको अपनी परिसंपत्ति को जियो टैग करते हुए जियो फेंसिंग भी करना था। सो जियो फेंसिंग के भी हमने इसमें 2 तरीके दिए। चाहे तो अगर इसमें ये सुविधा उपलब्ध है कि अगर वो अपने क्षेत्र से परिचित है, कि उसको पता है कि मेरी बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक जमीन पे है, तो जैसा डॉक्टर गजेंद्र ने बताया कि हम लोगों ने 50 सेंटीमीटर का हाई रेजोल्यूशन इमेजरी बेस्ड डेटा हमने उनको प्रोवाइड किया है। ये मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू उनको विजुअलाइज हो जाता है। देन वो उसमें चाहे तो बाय टैपिंग ऑन दैट द बेस मैप वो उसमें अपनी बाउंड्री डिमार्केट कर सकता है, जिसके हम जियो फेंसिंग कहते हैं। इसका दूसरा तरीका ये भी है कि इधर अगर हमें पता चलता है कि द पर्सन ही डोंट नो द एग्जैक्ट बाउंड्री, सो वो विद ऑल दोज डॉक्यूमेंट जो खसरा एंड खतौनी डॉक्यूमेंट्स रहते थे उनको लेके वहाँ फील्ड पे जाएगा एंड देन ही ट्रेवर्स देयर एंड उसके बाद वो जैसे जैसे ट्रेवर्स करेगा उस बाउंड्री को वो अपने आप इसमें डिमार्केट होती रहेगी और आपको जियो फेंसिंग क्रिएट हो जाएगी। जी दीपिका मैम, जिस तरीके से इस प्रोजेक्ट की विशेषताएं लिंगवाल जी बता रहे हैं, गजेंद्र जी ने भी बताया, ये कार्यक्रम लागू होने के बाद अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो इंक्रोचमेंट में कितनी कमी आई है, और अगर कुछ सफल आपके पास एग्जाम्पल्स उदाहरण हो तो थोड़ा सा आप साझा करें।
तो जैसा कि हम लोग बताया कि हम लोग के जब ये हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया तो पहली बात तो हमने जो एआई मॉडल ट्रेन किया उसके लगभग हमने 15 आइट्रेशंस करे टू रीच अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ एक्यूरेसी, क्योंकि मॉडल डिटेक्ट तो कर देगा बट वो कितना एक्यूरेटली डिटेक्ट कर रहा है तो उस पर बार बार वो डिटेक्ट करता था, हम लोग ग्राउंड ट्रूथिंग करते थे। इस तरीके से हम लोगों ने 15 बार आइट्रेशंस करा और एक फाइनल मॉडल पे पहुंचे। उस पर जो हमारा एक्यूरेसी लेवल अचीव हुआ वो हिली प्लेस पे 75% हुआ और प्लेन्स के क्षेत्र में 90% हुआ। फिर जब हमने दोबारा एक सैटेलाइट इमेजरी लेके जो अपना एक साइकिल घुमाया और हमने अलर्ट जनरेट करे हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली, वो 188 अलर्ट्स आए। 188 अलर्ट्स में हमने विभाग को भेजा, उसमें से हमारे लगभग 45 कुछ अलर्ट्स जो हैं विभाग ने वेरीफाई करे। और सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल था वो हमारा खुद नगर निगम देहरादून में था, जहाँ लगभग हमें 11 अलर्ट्स आए और जब हमने मौके पे जाके उसको देखा तो उसमें कम से कम 5 पे हमें इंक्रोचमेंट्स भी मिले। तो उसमें क्या हुआ कि जब डिपार्टमेंट को भी पता चला कि सिस्टम ने ऐसा अलर्ट दिया और जब डिपार्टमेंट जाके मौके पे देखा कि हाँ वो इंक्रोचमेंट है, तो देन दे रियलाइज दिस सिस्टम इज़ वेरी एक्यूरेट और डिपार्टमेंट को वो मतलब काइंड ऑफ तरीके से वो लोग मजबूर हैं कि क्योंकि उनको अलर्ट आ गया है तो उनको वो कार्रवाई भी करनी है कि अगर किसी ने इंक्रोचमेंट किया तो उन्होंने उसी समय उसको नोटिस भी दिया। तो इस टाइप के जो हम देखते हैं, अगर हम जो हाई प्रायोरिटी एरिया अगर हम देखते हैं जैसे देहरादून है जहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है, या हमारे प्लेन्स की जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे अलर्ट्स गए हैं और ग्राउंड ट्रूथिंग के बाद देखा गया है कि इंक्रोचमेंट्स निकले और विभाग क्योंकि उसके पास आया है एक्चुअली तो उसने नोटिस भी दोबारा दिए हैं। तो दिस वे हमारे एक अच्छा एक सक्सेस थी जो हमने प्रेजेंट भी करी और हमें खुशी हुई कि इससे एक बहुत बड़ा डेटरेंस क्रिएट होगा कि अतिक्रमण ना हो। और बहुत बार हम ये भी जानते हैं कि बड़ी बार अतिक्रमण जो होता है वो फील्ड पे कहीं ना कहीं एक मिली भगत से भी कभी कभी हो जाता है, तो उसका भी एक बहुत बड़ा डेटरेंस क्रिएट करेगा इस सिस्टम कि लोगों को पता है कि हाँ हम ट्रैक हो रहे हैं। तो इससे एक तरीके से जो नगर निगम का काम भी आपने काफ़ी आसान कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। गजेंद्र जी, चूंकि देश के वैज्ञानिक काफ़ी अहम रोल अदा करते हैं देश के विकास में, और मैं यूसेक की अगर मैं बात करना चाहूँ तो यूसेक की भूमिका आप कैसे देखते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट में, और ख़ासकर जो एक ये जटिल तकनीक रही है तो इसको विकसित करने में इतने कम समय में आपने विकसित किया, इसके लिए बधाई के पात्र हैं आप लोग, पूरी वैज्ञानिकों की टीम। तो थोड़ा सा अपने अनुभव को आप साझा करें। सर, इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि यूसेक जो है वो इस परियोजना के लिए केंद्रीय भूमिका निभा रहा है और उत्तराखंड सरकार और शासन द्वारा इसमें निरंतर इसको एक प्राथमिकता के आधार पर लिया गया और उस स्तर पर शासनादेश के दौरान निदेशक महोदया मैडम वैज्ञानिकों की और तकनीकी टीम के सहयोग से इस परियोजना को संकल्पित किया गया और इसका क्रियान्वयन भी किया जा रहा है। सर, मैं यहाँ पे ये भी अवगत कराना चाहूँगा, यूसेक क्योंकि वो उत्तराखंड सरकार की नोडल एजेंसी है जो जियो स्पेशल टेक्नोलॉजीज पर कार्य करती हैं और विगत 20 सालों से इस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं और जो वहाँ पे वैज्ञानिकों की पूरी टीम है उनको हिमालयी क्षेत्र में जियो स्पेशल टेक्नोलॉजीज पे स्पेशली रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, जीपीएस पर हमें जो एक्सपर्टीज़ अवेलेबल रहती हैं उसी का उपयोग हमने इस परियोजना में किया और इन संपत्तियों को मैपिंग करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई एक्सपर्टीज ने। जी। और उसके साथ ही हम ये भी कहेंगे कि नॉट ओनली इस स्तर पर, फिर अलग अलग स्तर पर इसको क्रियान्वयन के लिए कमिटीज़ गई, शासन स्तर पर कमिटीज़ थी जिसका जो है 15 दिन और 1 महीने पर रिव्यू होता था और यूसेक स्तर पर निदेशक महोदया के निर्देशन में हर वीकली फ्राइडे को इसका रिव्यू होता था और साथ ही फिर जो विद इन द टीम है रेगुलरली इसका मॉनिटर करते थे और नॉट ओनली दिस, उसके बाद ज़मीन में क्रियान्वयन करने के लिए लगभग 6600 से अधिक फील्ड वर्कर्स को, स्पेशली जो हमारे विभिन्न विभागों की टीम रहे हैं और या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ रहे हैं, उनका योगदान रहा है। तो ओवरऑल हायर अथॉरिटी पे सरकार का योगदान, सरकार का की प्राथमिकता और इसका रेगुलर मॉनिटरिंग, सहयोग और उसके साथ साथ निदेशक के नेतृत्व में और वैज्ञानिकों के समन्वय से और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ से इस परियोजना को इस स्तर पर लाया गया है। लिंगवाल जी, मेरा सवाल है कि जिस तरीके से ये सिस्टम उत्तराखंड के कोने कोने में पहुंचा तो तमाम विभागों में कोऑर्डिनेशन किस तरीके से रहा और किस तरह से ट्रेनिंग आप लोगों ने दी? जी, क्योंकि ये एक, जैसा डॉक्टर गजेंद्र ने भी अभी बताया कि हमारे पास 6600 से ज़्यादा इसके फील्ड यूज़र हमारे एनरोल हुए हैं अभी तक। सो ये एक पूरा स्टेट लेवल का एक प्रोग्राम था जो इसको जिसमें कि ट्रेनिंग एक महत्वपूर्ण पार्ट है। सो हम लोगों ने समय समय पर जो है शुरुआती दौर में पहले विस्तृत ट्रेनिंग मॉड्यूल्स डेवलप किए, फिर उसको और इन्हेंस करते गए, ट्रेनिंग कंटेंट बनाया हमने। देन
फिर सीरीज ऑफ जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम लोगों ने एट मल्टीपल लेवल चलाए। सो इसमें पहले राज्य स्तर पे हमने किया, फिर हम इसको जनपद स्तर तक भी लेके गए। हर जनपद के जो हमने फिर इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज किया हमने मास्टर ट्रेनर्स का, तो हमने क्रिएट किए मास्टर ट्रेनर्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। सो जो भी फील्ड यूजर होगा वो अपना अगर उसको ट्रेनिंग से संबंधित या ऐप को चलाने से संबंधित कोई समस्या आती है तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो अपने यहाँ जो GIS सेल जिसको कि हमने मास्टर ट्रेनर के रूप में ट्रेन किया, उनसे संपर्क करके वो अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर लेता था। अदरवाइज फिर हमने एक बैकअप में ये भी रखा कि हम सेंट्रल लेवल पे एट यूसैक हमने एक मैन पावर डिप्लॉय करी कि फॉर द पर्पज ऑफ डेडिकेटेड टू ट्रेनिंग एंड फीडबैक, टेकिंग द फीडबैक फ्रॉम द यूजर्स। तो ये एक चीज़ रहा। साथ में हमने जो जितना भी कंटेंट स्कोप की ऐप को कैसे चलाना है, उसके मैनुअल्स, आपकी वेबसाइट को कैसे चलाना है, उसके मैनुअल्स, वेब एप्लीकेशन को कैसे चलाना है, वो सारे ऑनलाइन अवेलेबल कराए सभी यूजर्स को, सभी विभाग के अधिकारियों को। साथ ही हमने इसके ऊपर एक फीडबैक मैकेनिज्म भी रखा कि हम हर ट्रेनिंग के बाद में जो फीडबैक होता था उसको लेते थे, एंड जैसा मैंने पहले भी बताया कि इंक्रीमेंटल मॉडल, फिर हम उसको रीअसाइन करके दोबारा रीडेवलप करते, अपने डेवलपमेंट फेज में भी उसको इनकॉर्पोरेट करते थे। मैम, जिस तरीके से अभी आपने बताया भी कि देहरादून नगर निगम के साथ आपका किस तरीके से समन्वय था, मैं इसके अलावा अगर दूसरे विभागों की बात करूं तो किस तरह का कोऑर्डिनेशन आपका था, और पारदर्शिता की अगर मैं बात करूं तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। देखिए, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जब सरकार की मंशा क्लियर हो जाती है और सरकार ने बोला कि हमें अतिक्रमण से अपनी परिसंपत्तियों को सेव करना है, तो एक जियो हमारे यहाँ सबसे पहले जारी हुआ मई 2023 में। उसमें सारे विभागों की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत क्लियरली निर्धारित किया गया, और उसमें जैसा कि उन्होंने बताया कि एक चीफ सेक्रेटरी के लेवल पे एक मॉनिटरिंग कमेटी रखी गई, फिर सेक्रेटरी रेवेन्यू की अध्यक्षता में एक कमेटी रखी गई, और फिर टेक्निकली हम लोगों को एज अ पार्टनर लिया गया कि यूसैक के सब कुछ देखेगा, और जिला लेवल पे जिला अधिकारी स्तर पर रखी गई। तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यही हुई कि विभागों को अपने आप पता था कि ये निर्देश हैं जो हमें मिले हैं सरकार से, और ये निर्देशों का सभी को पालन करना है। विभागों ने, क्योंकि उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग थी एट अ वेरी टॉप लेवल ऑल्सो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, चाहे मुख्य सचिव महोदय हों, वो लोग रेगुलरली उसको मॉनिटर करते थे। तो विभागों को अपने आप को डिजिटाइज करना, इस प्रणाली पे जुड़ना एक उनके लिए एक क्लियर निर्देश था, और उन्होंने ये करा भी, भली बात ही। और जिस तरीके से हम बस ये कहेंगे कि जिस तरीके से जो एक ट्रेनिंग चली बहुत ही रिगरस, अग्रेसिवली रेगुलर मॉनिटरिंग, उसमें विभागों का योगदान भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। वो लोग आए, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, हर किसी ने अपना एक नोडल दिया। हमारे सारे जनपदों में एक GIS सेल है, उसमें आके विभागों को ट्रेनिंग हुई, कोई भी क्वेरीज हुई। तो आई थिंक ये कि जब मैंडेट बहुत स्पष्ट होता है तो आई थिंक एवरीवन फॉल्स इन लाइन। सो सारे विभाग हमारे लगभग, अगर हम 64 डिपार्टमेंट्स की बात करें जो आज की डेट में हमारे ऑनबोर्डेड हैं, दे आर ऑन द सेम पेज। यस, सो दे आर ऑल ऑन द सेम पेज। मैम, ये इसके बाद यूके गेम्स के बाद में सरकार के कामकाज और इसके फैसलों में किस तरह से तेज़ी आई? अगर मैं मुख्यतः भी बताऊं तो अभी हमारा मेजरली जो रोल है वो यही है कि हम लोग पहले अपने सारे असेट्स की पूरी फाइनल एक लिस्ट बनाएं। तो अगर हम आज भी देखते हैं हमारे 66,000 असेट्स हैं, तो अभी कुछ और भी असेट्स हैं जो मैप होने से रह गए हैं। तो सरकार की गति यूके गेम्स की ये है कि पहले तो हम इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करें, जो हम अभी लगभग 90% कंप्लीट कर चुके हैं। तो बाकी कब तक हो जाने की संभावना है? विद इन अ मंथ हो जाने की संभावना है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सरकार ने अब इसमें जो आगे की जो कार्रवाई रहेगी वो यही रहेगी कि इसके जो अलग कोलैटरल बेनिफिट्स हैं सिस्टम के, वो ये हैं कि जब मुझे पता है मेरी संपत्ति कहाँ पे है, तो एक सरकार के लिए पूरा लैंड बैंक तैयार हो गया है। तो मान लीजिए कि आज मैं पर्यटन की दृष्टि से कोई नया प्रोजेक्ट प्लान करना चाह रही हूँ, चाहे अपने 4 धाम रूट पर, चाहे कुमाऊं के अपने किसी रूट पर, और वहाँ पे मैं देखती हूँ कि कोई ऐसा असेट है सड़क पे जो हो सकता है किसी और विभाग का है, मत्स्य का है या पशुपालन का है, लेकिन वो असेट जो है वो पर्यटन की दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है उस प्रोजेक्ट को लाने के लिए। तो सरकार ने अब वो मैंडेट दिया है कि एक लैंड बैंक हमारे पास तैयार है, दूसरे विभाग की ज़मीन अगर इस विभाग को ट्रांसफ़र कर दी जाए और ये बेटर उसका सदुपयोग कर सकता है, तो ये हमारे अब सिस्टम पे किया जा रहा है, जो मुझे लगता है एक बहुत ही बड़ा एक प्रोजेक्ट की प्लानिंग और उसके क्रियान्वयन में एक बहुत मील का पत्थर साबित होगा। डॉक्टर गजेंद्र, जिस तरह से यहाँ पर चर्चा हो रही है, आपने अपने अनुभव साझा किए, चूँकि AI दिन पे दिन अपना नया रूप ले रही है, टेक्नोलॉजी नए रूप में आ रही है ना, तो भविष्य कैसा देखते हैं यूके गेम्स का आप? सर, भविष्य बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि स्पेशली उत्तराखंड जैसे हिली राज्य में
सर जो अभी नए डेटा पॉलिसीज आई हैं उसमें 2022 एक नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी आई है। अब डेटा का आदान प्रदान करना बहुत आसान हो गया है, G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बहुत शेयरिंग है। और जब एक जगह डेटाबेस उत्तराखंड या यूसैक के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं कहूँ तो हमारी विजिबिलिटी और या उस परियोजना की वजह से भी काफ़ी विभागों में एक जागरूकता है और सभी विभागों का डेटा हमारे पास उपलब्ध है। और अभी हम लोग 50 सेंटीमीटर है और जो जियो स्पेशल पॉलिसी कहती है कि हम अर्बन एरियाज में भविष्य में हम 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक जाएंगे, तो ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी इसमें इम्बिड करने की संभावना व्यक्त की गई है और वो लक्ष्य भी दिया गया है यूसैक को। और हम लोग ट्रेनिंग के रूप में कुछ डिस्ट्रिक्ट को अभी ले रहे हैं इसमें साथ में, चाहे उधम सिंह नगर हो या कुछ छोटे छोटे एरियाज को हम लोग ले रहे हैं ताकि फ्यूचर में हम लोग ड्रोन टेक्नोलॉजी तक जा पाएंगे और उसके डेटा से अगर हम लोग मैपिंग और जियो टैगिंग वगैरह कर पाएंगे तो उससे जो होने वाले बदलावों पर काफ़ी हद तक नकेल कसी जा सकेगी। मैडम संक्षेप में, चूँकि समय की बंदिश भी है, आखिरी सवाल आपसे है, क्या किसी और राज्यों से आपकी बात चल रही है क्या, अगर वो इस प्रोजेक्ट को अपने यहाँ रेप्लिकेट करना चाहें तो? आई थिंक बातचीत हमें, मुझे लगता है कि एक प्रधानमंत्री जी के स्तर से अगर प्रधानमंत्री अवार्ड मिलता है तो वो अपने आप एक बड़ी चीज़ होती है। काफ़ी राज्यों के हमारे पास एक कॉल आए कि क्या प्रोजेक्ट हम क्या कर सकते हैं, और इस पर एक सबसे अच्छी चीज़ हम बताना चाहेंगे कि जो हमने ये मॉडल ट्रेन करा AI मॉडल, ये एक पूरा स्केलेबल मॉडल है। तो कोई भी राज्य अगर चाहता है कि हम ये मॉडल को अडॉप्ट करें और उनके पास इरिस्पेक्टिव कोई भी एक GIS प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे उनका पूरा लैंड बैंक क्रिएटेड होगा, तो ये मॉडल भली भांति सारे चेंजेस और लैंड यूज़ में जो भी चेंजेस होंगे वो डिटेक्ट करके बता सकता है। तो मुझे लगता है कि ये इसकी जो स्केलेबिलिटी है वही इसकी खूबसूरती है, जो इतनी मेहनत करके एक AI मॉडल, और आज की डेट में जब हम AI की तरफ ही जा रहे हैं तो डेफिनेटली हर राज्य के लिए, और अतिक्रमण जैसी समस्या इट इज़ पैन इंडिया, इट इज़ इन एवरी राज्य। तो हम आपके शो के माध्यम से भी हम सभी राज्य को भी एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज़ वी कैन बी अ गुड सपोर्ट एंड वी कैन पार्टनर, और इस टाइप की टेक्नोलॉजी हम हर जगह लाके हम सरकारी संपत्तियों को बचा सकते हैं और बहुत बेहतर उसका सदुपयोग करके बहुत ही बेहतर परियोजनाएं हम लोग लागू कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। आप तीनों मेहमान हमारे शो में आए और अपना अनुभव साझा किया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि जो UK गेम्स है किस तरह से जो इंक्रोचमेंट है, अतिक्रमण है, इससे निजात पाने के लिए इसने अपने आप को डेवलप किया और देश का जो प्रतिष्ठित अवार्ड है उसको उत्तराखंड की जो सरकार है उसने हासिल किया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए मेरी पूरी टीम के साथ इजाज़त। देखते रहिए सनसेट TV। नमस्कार। सनसेट TV के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।